अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, आज बात होगी कराची के इशूज़ के ऊपर। दिन ब दिन जो कराची के मसले मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का मसला लेके हो, इसके साथ साथ दीगर मसले मसाइल, उसमें खाने पीने का, ग्रॉसरी, रोजमर्रा की अशिया हो, इसके साथ जो भी बुनियादी ज़रूरियात हैं इंसान के लिए वो हो, उन तमाम चीज़ों पर आज बात की जाएगी। जिसमें सबसे पहले मैं ट्रांसपोर्ट का मसला उठाऊंगा, क्योंकि शहर कायद के अंदर सिंध हुकूमत हो, विफाक हो, सबने सबसे पहले ट्रांसपोर्ट के लिए कदम उठाया, मगर जो रोजमर्रा की अशिया है उस पर कोई खास ख्याल नहीं रखा गया। लोगों के रोजगार के हवाले से भी कोई खास बात नहीं की गई, खासतौर पे सिंध हुकूमत को लेके। सिंध हुकूमत ने इसमें बड़े बड़े दावे तो किए थे, मगर वो दावे वफा नहीं हुए। वफाक हुकूमत की जानिब से खान साहब ने ऐलानात तो किए फंड्स देने के लिए कराची पे। क्या वो फंड्स पूरी तरह से मिल पाए सिंध हुकूमत को? क्या सिंध हुकूमत उस चीज को यूटिलाइज करेगी? और उसके साथ साथ जो सेनेट इंतखाबात में अपने आप को बेहतर करने के लिए सिंध में और खासतौर पर कराची में हर एमएनए को 15-15 करोड़ रुपए दिए, क्या वो 15 करोड़ हर एमएनए ने पूरी तरह से खर्च किए हैं 3 तारीख से पहले पहले? क्या वो कर पाएंगे? उस चीज को अपने आप को किस तरह से डिफाइन किया जाएगा? वफाक हुकूमत अपने आप को किस तरह से क्लेरिफाई करेगी? और सिंध हुकूमत इस चीज पे कैसे रोशनी डालेगी कि उसने अपने तमाम काम जो सिंध हुकूमत कराची के लिए बड़े बढ़ चढ़ के बात करती थी वो किए उसने या नहीं किए? इसके साथ बिजली का मसला, क्योंकि अब जिस तरह से मौसम तब्दील हो रहा है, के इलेक्ट्रिक का जो रिवायती हरबा है वो हर साल यही होता है कि गर्मियों में लोड शेडिंग बढ़ जाती है। उस पे वफाक और सिंध हुकूमत दोनों क्या मौकफ रखते हैं, इसी में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा दें। सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ फरमा है अमरीन मलिक है, पीटीआई से इनका ताल्लुक है, आपको खुशामदीद कहते हैं। इन्हीं के साथ तशरीफ फरमा है नईम अवान साहब हैं, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, आपको खुशामदीद कहते हैं। अमरीन साहब, मैं पहले आपकी तरफ आऊंगा। क्या रहा कराची के लिए? सबसे पहले तो खान साहब बड़े बड़े ऐलानात करके गए, 2 विजिट खान साहब ने बड़े किए, जिसमें दोनों दफा बड़े ऐलानात किए, मगर मिला कुछ नहीं। सिंध हुकूमत का यही अभी तक रोना है कि दिया कुछ नहीं गया, क्यों? देखें, जो प्रोमिसेस किए गए एक दिन में प्रोमिसेस कभी भी पूरे नहीं होते। जब डिलीवरी की बात आती है, कोई भी प्रोजेक्ट हो, आपकी जब प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट होता है उसकी कुछ ना कुछ टाइम पीरियड लगा होता है। जहां तक खान साहब के विजिट की और प्रोमिसेस की बात है, तो जो कराची ट्रांसफॉर्मेशनल प्लान है, जिसके लिए उन्होंने 1103 बिलियन रुपीस का एक फंड भी मुख्तस किया, जो एमएनए के थ्रू हम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर करवा भी रहे हैं काम। सिर्फ अपने एमएनए के थ्रू? देखिए, अपने एमएनए के थ्रू मैं, क्योंकि डेवलपमेंट साइड के ऊपर बात करूंगी, इसके ऊपर ओवरऑल तो आपकी हर जगह के ऊपर पीजीआई की नुमाइंदगी कराची के अंदर मौजूद है, एंड मेजर एरियाज के ऊपर से जो कि हमने सीट्स जीती भी हैं माशाल्लाह, तो वहां पर डिप्लॉयमेंट हमारे एमएनए हमारे वर्कर्स की मौजूद है। सही डिफरेंट एनएस के ऊपर आप जाके देख सकते हैं। मैं क्योंकि ई से बिलोंग करती हूँ, ज्यादातर मैं अपनी आंखों के सामने काम होता हुआ देख रही हूँ। जहाँ पे आप नर्सरी, एक एग्जाम्पल के तौर पर नर्सरी की फर्नीचर मार्केट ले सकते हैं, जहाँ पे सीवरेज की सिस्टम को सीधा किया। अभी गुज़िश्ता बारिशों में नर्सरी की फर्नीचर मार्केट की सूरत देखी थी आपने? बिल्कुल देखी थी। क्या था? बह रहा था फर्नीचर वहाँ के ऊपर। सही। देखिए, प्रॉब्लम क्या है, सीवरेज सिस्टम पाकिस्तान में कब डिजाइन हुआ? कराची में आप ले लें, जब पाकिस्तान आजाद हुआ था उसी वक्त की बात है। और जब हुआ तो हुआ 70s में आके चाइना ने उसको थोड़ा सा रिफॉर्म किया था। उसके बाद से अब तक जो भी गवर्नमेंट सिंध के अंदर आई है और स्पेशली कराची के अंदर आई है, कोई काम नहीं हुआ। तो 70s के बाद जब अगर अब काम हो रहा है सीवरेज के ऊपर, तो उसको अप्रिशिएट ही करना चाहिए, डेप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। फिर बहुत सारी चीजें अलाइंड है उसके ऊपर। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो कराची में जो सैलाब आ गया, बारिश जबकि इतनी नहीं भी हुई और हमने देखा कि कराची बह गया है, वो ज्यादातर बिकॉज ऑफ इंक्रोचमेंट। जितने नाले थे, गुजर नाला सबसे बड़ा नाला गुजरता है पूरे शहर के बीच में, उसके ऊपर आपने पूरी कॉलोनीज आबाद की हुई है। जब कॉलोनी आबाद हो गई है तो पानी के गुजर का रास्ता नहीं है, पानी नाले से नहीं गुजरेगा तो वो शहरी आबादियों में घुसेगा और वही हालात होंगे। ये सब तो मेरी तरफ से बातें हो गई ना, ये सारे मसाइल हो गए। मेरा सवाल ये था कि जो ऐलानात किए फंड्स के, वो दिए क्यों नहीं अभी तक? सिंध हुकूमत का तो रोना यही है। जो ऐलानात किए थे फंड्स के, वो फंड्स दिए भी जा चुके हैं। और जो काम है, अगर आप प्रोग्रेस की बात करें, कितने डिलीवर हो गए फंड्स अब तक? मैं आपको स्पेसिफिक नंबर तो नहीं दे पाऊंगा। ऐसी लमसम अगर मैं बात करूं, नो, आई कैन नॉट कमेंट ऑन टू इट। फिर भी कि कितनी हम बात करें, अगर एक बात करें जिस तरह से हर एमएनए को 15 करोड़ दिए गए कराची के अंदर, खास तौर पे सूरत हाल को बेहतर करने के लिए, जो 3 मार्च से पहले पहले हम देख सकते हैं, तो कितना अब तक एमएनए ने काम कर दिया अपने अपने हलकों में? देखिए, in terms of rupees, तो I cannot comment on to it, but what I can tell you is that whatever projects were approved, उनके ऊपर काम हो रहा है। मैं खुद अपनी आंखों से, और शहरी भी देख सकते हैं कि सीवरेज के ऊपर भी काम हो रहा है, रोड की कारपेटिंग के ऊपर भी काम हो रहा है, प्लांटेशन के ऊपर एक बड़ी
खान साहब का प्रोजेक्ट था कि जी कराची को ग्रीन करना है, वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। और यकीनन जब लाखों कहाँ से करेंगे? पूरा कराची तो कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है, कैसे ग्रीन करेंगे उसको? देखिए, एवरी बेबी स्टेप इज अ पार्ट ऑफ द चेंज। तब्दीली एक दिन के अंदर कभी भी तो ये पहला स्टेप 2.5 साल लगे इसको, पहले स्टेप को? इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट फ्रॉम समथिंग, कि आप बिल्कुल भी ना करेंगे जी खराब था तो खराब ही, यानी दूसरे स्टेप के लिए हम 2.5 साल और वेट करें? नहीं, बिल्कुल भी स्टेप वेस्ट ना करें, क्योंकि देखें कैटलिस्ट करने के लिए किसी भी प्रोसेस को शुरू में टाइम और मेहनत चाहिए होती है। किसी भी डॉक्टर के पास आप जाएंगे, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो पीरियड होता है वो डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम का होता है। वंस द प्रॉब्लम इज डायग्नोज्ड, तो अच्छे डॉक्टर के पास जाएं तो ज्यादा अच्छा नहीं है? अच्छे डॉक्टर हम आ गए हैं पीटीआई इंशाल्लाह ताला, तब्दीली भी तो इसको डायग्नोस करने के लिए 2.5 साल लग गए? बिल्कुल लगेंगे, क्यों नहीं लगेंगे। देखिए पेनिट्रेशन, चाहे आप करप्शन ले लें, चाहे आप किसी भी बदनीयती की बात कर लें, ये आज के दिन की पैदावार तो नहीं है ना, ये हमें विरसे में मिली है। और विरसे में हमारे सीनियर्स और हमसे जो पहले के लोग हैं, हम उन्हीं से लेकर ये बैठे हुए। हाथों को झाड़ना और साफ करने के लिए यकीनन डायग्नोसिस का टाइम आपने कहा, ग्लोरीफाइड पिक्चर हर ऑर्गेनाइजेशन की जब आपने पाकिस्तान की दिखाई बड़ी अच्छी थी, लेकिन जब ऑडिट कराया तो पता चला कि कहाँ पे फ्लॉज हैं और लीक होल्स हैं, तो आप उनको फिल करें। तो खान साहब के लिए पहले दावा करने से पहले डायग्नोस करना ज्यादा अच्छा नहीं था? उन्होंने 100 दिन में करप्शन खत्म करने की बात की, महंगाई को कम करने की बात की, हालांकि आज महंगाई उरूज पे बढ़ती जा रही है, डॉलर कहां से कहां पहुंच चुका है। तो ये चीजें पहले डायग्नोस नहीं करते, उसके बाद ऐलानात करते? देखिए, डायग्नोसिस यकीनन खान ने किए होंगे। इस तरह से कोई भी ब्लाइंड पॉलिटिशियन आके काम नहीं करता, या कोई भी तहरीक इस तरीके से काम नहीं करती। उन्होंने तो कहा था मेरे को पॉलिसीज नहीं थी चलाने की, मुझे इल्म नहीं था इन चीजों का इतना। बिल्कुल ठीक है। 2.5 साल के पीरियड के अंदर आप 1 साल का वो कोरोना पीरियड निकाल दीजिए, ना भी निकालें तो कोरोना पीरियड को आप कंसिडर जरूर करें, जहाँ पे पूरी दुनिया की इकोनॉमी क्रैश हो गई थी। बी इट आपका मनी वैल्यू, बी इट दी लोगों की, चाहे वो हम कह रहे थे कि नौकरियां ज्यादा देंगे, नौकरी कैसे देंगे, जो एग्जिस्टिंग नौकरी है उसको बचाना हमारे लिए मुश्किल हो गया था, क्योंकि बिजनेस कमा नहीं रहा था, राइट। सो उसके अलावा हेल्थ फैसिलिटीज की आप बात करें, हर चीज के ऊपर वो 1 साल के पीरियड में ये एक अनयूजुअल इवेंट था फॉर द होल वर्ल्ड, जिससे हमने बहुत अच्छे से, और वो पीटीआई की और खान की पॉलिसी स्मार्ट नहीं, अच्छी बात है, हमने सरवाइव करा 1 साल के अंदर, ना सिर्फ हमने बल्कि पूरी दुनिया ने इसको सरवाइव करा है। और हमने ना सिर्फ सरवाइव किया है, हमने बहुत ब्रिलियंटली सरवाइव किया है। ब्रिलियंटली सरवाइव किया। मैं इस पे एक सवाल करूंगा, पहले मैं नईम साहब की तरफ जाऊंगा। नईम साहब, क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? जिस तरह से इन्होंने कहा है कि चीजें डिलीवर हुई हैं, काफी ज्यादा फंड्स डिलीवर हो चुका है, मगर सिंध हुकूमत कह रही है हमें कुछ नहीं मिला अभी तक। बिस्मिल्लाह। बात ये कि पहली दफा सभा के कराची ने आवाज लगाई कि वजीर आजम कराची से, और इसी कराची से वजीर आजम ने जो है वो लाजमी सी बात है सीट निकाली। सदर पाकिस्तान कराची से, गवर्नर कराची से, इसी तरीके से 21 एमएनओ में से इस वक्त इनके जो है 14 महीने कराची से। अगर बात करूं तो एमपीओ की बड़ी 26 तादाद इनकी जो है वो एक नफीस जमात जिनका इन्होंने सर्टिफिकेट दिया, और उनका डिप्टी मेयर कराची सबका अगर मैं बात करूं 200 से ऊपर यूसी चेयरमैन, और इसी तरीके से सैकड़ों की तादाद में काउंसिलर्स कराची से, मैंडेट कराची का। लेकिन उसके बावजूद हुआ ये कि कराची में जब भी वजीर आजम ने कभी हल्फ लिया ना पूरे दुनिया के, अपना पाकिस्तान के अंदर, तो जब भी हल्फ लिया तो हल्फ लेने के बाद मदार कायद पे हाजिरी देने के लिए जरूर है। यहाँ सूरत हाल ये कि वजीर आजम 36 दिन बाद ये मदार कायद पे यहाँ चले ख्याल तो आया आने का, हाजिरी देने के लिए आ गया आखिरकार। जब कराची डूब रहा था ना, कराची में 90 साल का रिकॉर्ड टूटा हुआ था, जब कराची के अंदर सूरत हाल बिल्कुल ऐसी थी। कभी ऐसा था कि सदर पाकिस्तान कश्तियां चला के बताते थे उस वक्त जब ये ऑपोजिशन में थे कि देखें बात ये कि हम यकजहती के लिए कराची के अवाम के साथ हैं। उस वक्त भी कराची देख रहा था, शायद वजीर आजम कराची में आया और शायद कराची के अवाम के साथ खड़े हों। इसी तरीके से कराची में हादसा होता है, पीआईए का जहाज गिर जाता है, क्रैश हो जाता है, कराची दौरे पर आते हैं लेकिन वैगिन के पास नहीं जाते, अफसोस नहीं करते उनके साथ। फिर कराची की अगर बात करूं, इस वक्त अगर मैं तहरीक इंसाफ के पास कराची का मैंडेट मौजूद है। कराची बेसिकली जो है वो 4-5 हिस्सों में कटा हुआ है। कराची की ज्यादा जमीन जो है वो कैंटोनमेंट के पास है, कुछ जमीन पोर्ट एंड शिपिंग के पास है, कुछ रेलवे के पास है, कुछ सिविल एविएशन के पास है, बाकी जमीन हुकूमत किसकी है सिंध में? बाकी जो जमीन रह जाती है रेवेन्यू की। सिंध हुकूमत किसकी है? हुकूमत सिंध में पाकिस्तान पीपल्स तो पार्टी। 13 साल से क्या किया हुकूमत में? सिंध हुकूमत में बैठ के क्या किया अब तक? सिंध हुकूमत ने वो कुछ किया जो कि 90 साल का रिकॉर्ड टूट गया, हमने ये देखा 13 साल के बाद। इस 13 साल का जो रिकॉर्ड टूटा तो मुझे खुशी इस बात की कि इस कराची के अंदर जो कैंटोनमेंट के इलाके नहीं थे वहां से हमने 2 दिन में पूरा कराची जो है क्लियर कर दिया था। जो कैंटोनमेंट में आते थे, डिफेंस आपका जो है, जैसे अभी नर्सरी की मार्केट की आपने बात की, जो है वो डीएचए की बात करूं तो वो 1 हफ्ते तक डूबा हुआ था, और वहाँ जिसकी जिम्मेदारियां थी, जिनकी मशीनरी थी, जहाँ उनके पास पूरे इख्तियारात थे, और वो डूबा रहा। मतलब मैं अपने आप को ये समझूं कि जहां तक मेरे घर का हिस्सा पड़ता है मैं वहां कचरा नहीं फेंकूं, मैं अपने घर से थोड़ा दूर जाके वहां कचरा फेंक सकता हूं। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि वो कराची मेरा है,
मैं ये नहीं सोचूं फिर? देखिए, बलदियाती एक्ट 2013 जो था, बलदियाती एक्ट के अंदर खुद भी तरीके इंसाफ भी शामिल थी और एक प्रेशर था जमात इस्लामी की तरफ से, एनपी की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से बलदियाती एक्ट 2013 आना चाहिए और इख्तियार देने चाहिए। किसके पास क्या इख्तियार होने चाहिए? इख्तियार अगर मैं बात करूं, इस कराची में, मेयर कराची के जो इख्तियार थे, पहले इख्तियार समझ लें, आपके तवज्जो से बता दूं। इख्तियार कराची में अगर कचरा उठाने की जिम्मेदारी ना वो मेयर कराची की थी। अगर आपने कचरे पर बात कर ली, स्ट्रीट लाइट कराची के अंदर लगती है। स्ट्रीट नहीं, मैंने एक मिसाल दी है, आपने जिस तरह से कहा ना कि वो फलां इलाका उसके हिस्से में आ रहा, फलां इलाका उसके हिस्से में आ रहा, तो मैंने ये सोचा कि जहां तक मेरा घर है तो वो इलाका मेरा हो गया, मैं यहाँ कचरा नहीं, इसके बाहर जाके फेंक सकता हूँ कचरा, मतलब मैं अपने कराची को डिसोन करूँ। पहले जिम्मेदारियां समझ लें कि जिम्मेदारियां किसकी हैं। मैं अगर बात करूँ आपसे स्ट्रीट लाइट्स की, तो स्ट्रीट लाइट्स की जो रिपेयरिंग है, स्ट्रीट लाइट्स लगाना कराची के अंदर मेयर कराची की जिम्मेदारी। कराची के अंदर छोटे पार्क और बड़े पार्क, उनकी डेवलपमेंट करना वो मेयर कराची की थी। फिर इसी तरीके से जो हॉकी के ग्राउंड है, जिस फुटबॉल के ग्राउंड है, इनको मेंटेन करना मेयर कराची की जिम्मेदारी थी। इसी तरीके से कराची की अगर बात करूं, कराची के अंदर ये जो फार्मेट की जो गाड़ियां हैं, जो लाजमी सी बातें जो आती हैं, 13 अस्पताल मेयर कराची के पास, कराची के अंदर इसी तरीके से जो कुछ स्कूल भी जो है वो डीएमसी के, कुछ केएमसी के, कराची उसी उन्हीं मेयर कराची के अंदर था। ये जिम्मेदारियां जो है वो केएमसी के अंदर जो है वो मेयर कराची की थी। अब आज हमारी जिम्मेदारी है क्या? इस पर अगर मैं बात करूं, 2000 पर वो तो रोते थे हमेशा कि इख्तियारात नहीं देते मुझे, फंड नहीं देते मुझे, मेयर साहब तो ये रोते थे पहले। तो कर रहा हूं, हमारी जिम्मेदारी फंड देने की। हमने 1 खरब 64 करोड़ जो है वो फंड दिया इस मेयर कराची को। इसके अलावा कराची के अंदर हिसाब मांगा वापस के, कहाँ खर्च किया? एक दफा नहीं मांगा, 30 सैकड़ों दफा मांगा। आज भी दरखास्त पेंडिंग है, हमने हाई कोर्ट के अंदर दरखास्त जमा की हुई है। और इसी कराची के अंदर मैं बात करूं, ये जिस तरीके से ये पार्किंग से जो इकट्ठे करते थे, उसका तो कोई ऑडिट ही नहीं है। कराची में बड़े बड़े जो होर्डिंग बोर्ड लगते थे, मेयर कराची लाजमी सी बात उससे भी अर्न करता था, उसका भी कोई ऑडिट नहीं है। हमने तो दरखास्त ऑलरेडी मेयर कराची के खिलाफ दरखास्त जमा कराई हुई है। लेकिन बात ये कि यही कराची, चलिए मेयर कराची तो चला गया, मेयर कराची तो चला गया अपनी पोस्ट पे से हट के बंदा, तो अब क्या सूरत हाल है? होर्डिंग्स तो अभी भी मौजूद है, कचरा अभी भी मौजूद है सड़कों पे। मैं आपको डेवलपमेंट बताता हूँ, अब डेवलपमेंट बताता हूँ, क्योंकि बात तो वो चला गया ना। अभी जाने के बाद आप नजदीक चले ना, शहीद मिलत अंडर बाईपास, ये अंडर बाईपास बनाना, रोड मेंटेन करना, ये मेयर कराची का था। ये भी आपको तोहफा दिया कराची को। यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रैलियां नहीं गुजरेंगी ना, तो यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई धरने यहाँ देगी। एक बड़ा मंसूबा दिया। फिर कराची की बात करूँ, कुरंगी एक्सप्रेस वे का अभी इफ्तिताह हुआ, मेयर कराची के होते हुए ने उसका इफ्तिताह करके दिया। 8000 जो है वो रोड है आपके कुरंगी के अंदर। हमारा कोई एमएनए नहीं है, हमारा कोई एमपी नहीं है, हमारा चेयरमैन नहीं था वहां से, उसके बावजूद इस वक्त 4500 रोडों पे काम चल रहा है, डेवलपमेंट चल रही है। पार्क की बात करूं, इस वक्त तक 127 पार्क इस कराची के अंदर, जिसमें से 67 पार्क जो है वो अभी आप जाए तो आपको बच्चे नजर आएंगे। अब जाए तो वहां बाकायदा स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज हो रही है। ये वो डेवलपमेंट जो अभी हो रही है इस वक्त, मेयर कराची के होते हुए इख्तियारात नहीं। चलिए डेवलपमेंट हो जाए, हम मानते हैं डेवलप हो जाए, हम मानते हैं डेवलप हो जाए, उसको मेंटेन करने की पॉलिसी किसकी होगी? कौन इसको अपने हाथ में लेगा? क्या मेयर कराची दोबारा आएंगे, वो अपने हाथ में लेंगे? तो मैं आप पीछे चले जाता हूँ, 1978 के अंदर ना मेयर एक नाजिम था कराची का, अब्दुल सत्तार अखवानी, 12 साल यहाँ नाजिम राज कराची के अंदर, जमात इस्लामी का। उसने नहीं कहा मेरे पास इख्तियारात नहीं है। फारूक सत्तार है, उसने नहीं कहा मेरे पास इख्तियारात नहीं है। मुस्तफा कमाल है, उसने नहीं कहा मेरे पास इख्तियारात नहीं है। ये वसीम अख्तर, मुस्तफा कमाल जहाँ से आए थे वहीं से तो वसीम अख्तर साहब आए थे, जहाँ से आए थे। आप इख्तियारात का रोते गाते चले गए, आखिरकार चले गए ना। 2018 के अंदर क्यों इनको रिजेक्ट किया कराची वालों ने, क्यों इनको मैंडेट नहीं दिया? वजह यही थी ना, कराची के अंदर कलेक्शन को कल्चर जिस तरीके से उन्होंने मुतारफ कराया वो तो काम नहीं था, लेकिन इख्तियारात नहीं। चलिए अब अगले बल्दियाती इलेक्शन के लिए क्या पॉलिसी अपनाई जा रही है सिंध हुकूमत की जानिब से? बल्दियाती इलेक्शन तमाम जमातों को ऑनवर्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत लेगी, उसमें एमपीसी बैठेगी और जिस तरीके से जिनके पास कराची का मैंडेट है तमाम को ऑनवर्ड लेके पूरे सिंध के अंदर जो जमातें, एक अभी मीटिंग कॉल हुई थी वजीर आला साहब ने करी थी, जिसमें कहा था मर्दमशुमारी सही नहीं है तो हम बल्दियाती इंतखाबात नहीं करा सकते, तो क्या इसके लिए क्या प्रोसेस अपनाया जा रहा है? फिर देखिए, मर्दमशुमारी तो कराची में इसमें कोई शक नहीं है। इसमें पहली दरखास्त हमारी लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर का कराची के अंदर मर्दमशुमारी ठीक नहीं हुई। वो तो एमकेएम की लगी ना पहले, शायद नहीं, पहली सबसे पहली हमारी दरखास्त हमारी जो है वो रिकमेंडेशन और हमारी दरखास्त ऑलरेडी जो है वो जो हमारे तफजात थे वो आज तक जमा है कराची की मर्दमशुमारी में। मर्दमशुमारी होती है, उसके बाद भी एक डिस्ट्रिक्ट मजीद बनाया गया, उसके बाद भी एक डिस्ट्रिक्ट मजीद बना दिया गया। डिस्ट्रिक्ट लाजमी सी बात है, कराची के अंदर हमारी अक्सरियत है, अपना पूरी मर्दमशुमारी होने के बाद नहीं बना सकते थे हम। सूबाई असम्बली के अंदर हमारे पास मैंडेट है, 2001 से मौजूद है। हम बात ये कि अगर हम चाहें तो डिस्ट्रिक्ट को मेंटेन कर सकते हैं, हम चाहें तो मजीद डिस्ट्रिक्ट बना सकते हैं, लेकिन जितनी आवाम होती है उस हिसाब से हमने जो है आवाम को रिलीफ भी देना है उसी हिसाब से, क्योंकि जिला वेस्ट जो था वो बड़ा जिला था, क्योंकि उसके अंदर बात करूं तो उसके अंदर पोर्ट एंड शिपिंग भी आ रहा था, उसके अंदर बात करूं समंदर की जो है वो केमाड़ी भी आ रहा था। 2 जिलों के अंदर उसको जो है वो हमने डिवाइड करके इंशाल्लाह। तो हमने तो ये भी सुना था सिर्फ 7 जिले तक नहीं बल्कि 8-9 जिला तक जा सकते हैं हम लोग। देखिए, अगर जिलों की मजीद जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह ताला मजीद जिलों तक भी जाएंगे, लेकिन खुदा ना खास्ता बगैर मैंडेट के हम नहीं कहेंगे कि कराची
जो है वो सूबा बनाया जाए। जब उनके पास मैंडेट था ना, जब एमएनए, सेनेटर, चेयरमैन जो है वो सदर पाकिस्तान, इसी तरीके से जो वफाक में बैठने वाली हुकूमतों के साथ ये बैठे रहे, और इसी तरीके से मेयर कराची, डिप्टी मेयर कराची, इसी कराची से उस वक्त चलिए एक मजीद जिला बनने पे की बात ये है कि कराची सूबा बनना चाहिए। मैंडेट अब बात है, हमारे पास मैंडेट 2/3 अक्सरियत के साथ हम कानून साजी करें या उसके अंदर मजीद। चलिए इसे एक मजीद जिला बनने पे एक सियासी सवाल और भी है। अमरीज साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, उससे पहले ब्रेक की तरफ जाना चाहूंगा कि एक जिला और बनाना किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि कराची में जो ज्यादा तादाद थी वो एमक्यूएम के पास जा रही थी इजला में बल्दियाती इंतखाबात को देखते हुए, क्योंकि हो सकता था कि अगली दफा फिर से एमक्यूएम इस पे जोर रखती हुई दिखाई दे, जिसकी वजह से विफाक ज्यादा मजबूत होगा। क्या पीपल्स पार्टी ने ये इस खदशे को देखते हुए एक जिले की और मांग की और वो बनाया? इस पर ही बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कराची के इश्यूज के ऊपर कि एक जिला मजीद बनाया गया। वजह क्या थी? क्या फंड्स की ज्यादा जरूरत पड़ जाती है इस चीज को देखते हुए? आबादी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ये थी वजह, या कोई सियासी पॉइंट ऑफ व्यू था? क्योंकि 6 में से 4 एमक्यूएम के पास थे और 2 पीपल्स पार्टी के पास थे। क्या इसको बैलेंस करने के लिए मजीद इजला बनाने की बात सोची जा रही है? विफाक इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखता है? अमरीज साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। क्या विफाक इस चीज को सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहा है या अवामी मसाइल की वजह से देख रहा है? क्योंकि एक जिला और बना और मजीद इजला की तरफ भी जा रही है सिंध हुकूमत, किस तरह से देख रही है विफाक इसे? देखिए, अवामी मसाइल का पॉइंट ऑफ व्यू अगर होता तो डिवीजन ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट से अवाम के कोई ना कोई मसले तो हल हुए होते। क्या ऐसा हुआ? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हुआ। सो हम ये समझ सकते हैं कि कराची की डेमोग्राफिक्स को देखते हुए जो 6 जिलों को आपने इंक्रीज करके 7 कर दिया, और अभी हम सुन रहे हैं कि शायद 8 या 9 भी जाएंगे, तो इसका जो बेसिक मोटिव है वो अवाम को सहूलत देना नहीं है, उसकी सर्विसेज करना या उसके मसाइल को एड्रेस करना नहीं है। ये यकीनन सियासी मफाद के लिए काम किया गया है ताकि अपनी एम्पावरमेंट को मेक श्योर किया जाए और कोई ना कोई प्री इलेक्शन एक्टिविटी और प्री इलेक्शन की तैयारियों के ऊपर फोकस किया जा सकता है। ठीक है, अगर मजीद इजला बनते हैं, 7, 8 या 9 की तरफ भी जाते हैं, यकीनी तौर पे आवाम को डिस्ट्रीब्यूट करने के मुतरादिफ होगा, उनको अलग अलग कर देना, फिर उनमें एक दूसरे को लेकर परेशानियां बढ़ती हैं। मजीद किसी भी लिहाज से हम ले लें, मसाइल के लिहाज से ले लें, फंड्स के लिहाज से ले लें, होते हैं कहीं ना कहीं परेशानियां। सिंध हुकूमत इसको बाखूबी अच्छे तरीके से जानती है। विफाक काफी मजबूत होती जा रही है कराची के अंदर, क्या इस चीज को लेके भी विफाक कोई स्टैंड उठाएगी? देखिए, इसके लिए मैं अभी इट्स वेरी अर्ली फॉर मी टू से समथिंग ऑन टू इट, तो वक्त आने दीजिए, पता लग जाएगा। वेयर इज अदर देन दैट, जितनी अभी हमने मसाइल की बात की और वसाइल की बात की और फंड्स की भी बात की, बजट एक्टिविटी हमें पता है कि हर साल होती है और उसके ऊपर पता नहीं कितने महीने उस एक्टिविटी के ऊपर इतना खर्चा किया जाता है। सिंध हुकूमत की जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर बजट यूटिलाइजेशन कराची की रिपोर्ट 3 साल से अभी तक नहीं है। क्या उसके लिए किसी ने पूछा है कि वो रिपोर्ट क्यों नहीं है? भाई, मैंने अपना टैक्स दिया है, मेरे पैसों से भी आप लोग अपने बजट्स को, और उसी से गटर भी खुलवाओगे, उसी से आप पार्क भी बनाओगे, उसी से मेरी लाइट भी लगवाओगे, राइट, स्ट्रीट लाइट भी लगवाओगे। रिसोर्सेज आपने कर लिए, बजट के ऊपर आप करोड़ों खरबों अरबों मांगते हैं, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करने के लिए आवाम को अपनी रिपोर्ट भी तो पब्लिश कीजिए कि पिछले 3 साल में बजट यूटिलाइजेशन हुई कहाँ। जैसे अभी आपने मुझसे पूछा कि मैंने फंड्स के ऊपर यूटिलाइजेशन क्या रही है, आई ट्राई टू गिव यू द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट एंड आई काइंड ऑफ डिफेंड कि जी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कितना हुआ है और कितना टाइम लग सकेगा। हम इससे अगर पहले चले जाएं 12 साल से क्या हुआ, क्या जाने से पहले वो प्रोजेक्ट मुकम्मल होंगे जिसपे आपकी प्लानिंग चल रही है? जो हमारी प्रोजेक्ट ऑफ कोर्स यस, यानी शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स है वो। देखिए, पूरी डिटेल खान ने कल भी मीडिया के ऊपर पूरी रिलीज की है, जिसके अंदर आप डिफरेंट स्कीम्स हैं, जिसके अंदर एहसास प्रोग्राम भी आता है, जिसके अंदर यूथ लोन इंटरेस्ट फ्री लोन्स का प्रोग्राम भी आता है, जिसके अंदर वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम आते हैं, जिसके अंदर कराची की ब्यूटिफिकेशन का प्रोग्राम भी है, जिसके अंदर सीवरेज के सिस्टम का प्रोग्राम भी है और प्लांटेशन के प्रोग्राम्स में। देयर इज अ होल लॉट ऑफ थिंग्स जिसको हम पैरेलल एक्टिविटी लेके चल रहे हैं। आपने ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट भी है जिसको के अप एंड रनिंग करना है, 200 बसेस आई हैं। ये सब ब्रीफ कल खान ने आकर अपने ऐसा तो नहीं कि ग्रीनलैंड को बीआरटी की तरह जल्दी से उसका इफ्तिताह कर दिया जाए, हालांकि वो आधे रास्ते में जाकर रुक जाए। नहीं, देखें एक्सीडेंट्स हर जगह होते हैं,
राइट। बुलेट प्रूफ गाड़ी भी कभी फेल हो सकती है, जहाज भी क्रैश करते हैं, एक्सीडेंट्स तो होने हैं ना। व्हाट वी कैन डू इज कि हम मेक श्योर करें क्यूए के हवाले से प्रोजेक्ट की डिप्लॉयमेंट जितना नहीं, मंसूबा मुकम्मल होने की बात कर रहा हूँ। जैसे बीआरटी में कुछ स्टॉप्स अभी बाकी थे, उसका इफ्तिताह पहले ही कर दिया गया, क्या ग्रीन लाइन का भी ऐसे ही होगा? नहीं जी, कोशिश बिल्कुल होगी कि हम इसको टाइमली कंप्लीट करें। और अगेन अवाम को सहूलत देना बेसिक हमारा मकसद है, उसको फैसिलिटेट करना मकसद है, बजाय इसके कि रिपोर्ट कार्ड में 7 स्टार्स ले लें और फिर हम जब अगर चले जाएं तो बाद में आगे जो लोग हैं वो हमें भी उसी नाम से याद करें जिस तरह से हम। ये अच्छा नहीं होगा कि रिपोर्ट कार्ड खुद ही बनाया जा रही है। मैं नईम साहब आपकी तरफ आऊंगा। जैसे उन्होंने काम के हवाले से रिपोर्ट कार्ड का जिक्र किया कि उस पर अगर 3 स्टार मिल जाए तो वो देने वाले तो खुद ही होंगे, रिपोर्ट कार्ड भी बनाने वाले खुद ही होंगे। आपकी क्या कारकर्दगी उसमें नजर आएगी? देखिए, बात ये कि कौम को जो इन्होंने मंसूबे दिए हैं, अंडे, मुर्गियां, कट्टे, डब्ल्यूसीयां, फिर लंगर खाने और इसके अलावा मंशियात का बड़ा मंसूबे का इफ्तिताह वज़ीर आज़म साहब ने किया। भंग काश्त करेगा मुल्क, फिर अभी जैतून के तेल का भी ऐलान किया। मुल्क में जैतून काश्त होगा तो हम डेवलपमेंट मुल्क के अंदर करेंगे। कराची का अलमिया ये कि कराची में जब भी हुकूमत आई ना वफाक में, कभी भी कराची को नहीं किया, सौतेली मामला रवैया रखा। जैसे मिसाल 162 रुपए का ऐलान किया, हमें तो 1 रुपए सिंध हुकूमत ने भी यही करा था। मैं आपको बताऊं, हमें जब, मैं उसमें भी बात करूंगा आपकी बात, जब हमें मिला था ना पूरा पाकिस्तान, जब हमें मिला था, हम किन किन चीजों से गुजर के गए थे, हमें क्या क्या चीजें मिली हुई वर्षे के अंदर। अब सूरत हाल ये है कि 162 रुपए तो हमें नहीं दिए। फिर कराची के अंदर अगर ये 18वीं तरमीम की अगर बात करें, सूबे खुद मुख्तियारी क्यों किया गया था, उसकी वजह से कि कराची 72% रेवेन्यू निकालता है। पंजाब अगर वहाँ रेवेन्यू 30% निकालता है, तो होता ये कि इस्लामाबाद में बैठा हुआ जो वजीर आज़म है वो तो बेरोजगार होता है। क्या करता था कि अपना हक, मतलब जो लोगों का जो हक था वो छीन के ले जाता था। छीन के कैसे ले जाता था? कराची का सारा बजट ले जाए और इतना बजट दे कि जिसमें कराची हैदराबाद पूरा ना हो। क्या पीपल्स पार्टी ने भी यही करा था? मैं आपको बताऊं, 18वीं पीपल्स पार्टी ने भी अपने दौर में ही करा था। अवार्ड क्या, एनएफसी अवार्ड जो है वो दिया गया कि एनएफसी अवार्ड के अंदर जो सूबा जितना बजट निकालेगा उसमें 42% उसको एनएफसी अवार्ड की रकम उसको दी जाएगी। हमारा 113 रुपए, 162 पे करें, अभी आ जाए 113 रुपए, 113 रुपए हमारा इन्होंने एनएफसी अवार्ड की रकम इन्होंने रोकी। फिर एक ऐलान हुआ कि 1100 रुपए में कराची को दूंगा, पर वो तो रोका ना इसी चक्कर में कि ये खर्च नहीं करेंगे सही जगह, ये तो अपने अल्लड़ तड़लों में उड़ा देंगे, ये अपनी शाखर्चियों में उड़ा देंगे। ये देखिए, कमेटियां खुद बनाई, कमेटियां बनाने के लिए जो इन्होंने डायरेक्शन दी, और बात ये कि हमारे खिलाफ यहाँ क्या क्या मंसूबे बनाए जा रहे हैं, वफाक की हुकूमत क्या क्या मंसूबे बना रही है। सूरत हाल ये कि मैं आपको बताऊं, वफाक में बैठी हुई जो हुकूमत है, मैं नहीं कह रहा वजीर जिसको कहते ना चपड़ासी ना रखूं, जिसको वजीर दाखिला आजकल इन्होंने बनाया हुआ है, वो खुद बैठ के टेलीविजन पे कहा कि सिंध हुकूमत वाहिद हुकूमत है जो टफ टाइम दे रही है हमारी वफाक की हुकूमत को। टफ टाइम किसको कहते हैं? क्या करते हैं? कभी हमारे जजीरों पे आते हैं, हमला करते हैं, हम जजीरे उसके अंदर सदारती ऑर्डिनेंस लेकर आ जाते हैं। कभी आते हैं स्टील मिल के मुलाजमीन, कल उनके साथ यकजहती में साथ खड़े थे, उनको बेरोजगार करते हैं। 10,400 लोग आज मुलाजमीन जो है रोडों में बैठे हैं। कभी आते हैं एक बेहतरीन अस्पताल जिसमें हमने आज तक डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, सिंध हुकूमत समझती है कि कराची को हम सही से हैंडल नहीं कर पा रहे, जजायर को सही से हैंडल कर पाएंगे, वहां कुछ कर पाएंगे हम? देखिए, है सिंध हुकूमत में इतनी अहलियत है? अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अहलियत क्यों नहीं है, उसकी वजह मैं आपको बताऊं। अहलियत है हमारे पास। पूरे सिंध के अंदर 30 अजला है। 30 अजला में से अगर आप निकालते हैं ना 6 अजला, तो बाकी 24 बचते हैं। 24 के अंदर आपको मसाइल नजर नहीं आएंगे। 6 अजला के अंदर ही मसाइल क्यों थे? यहाँ हुकूमत किसके पास है, मैंडेट किसके पास है? मैंने कहा 21 में से 14 है। मैंने कहा कि 26 MP है, तरीके इंसाफ के सदर पाकिस्तान, गवर्नर, वजीर आजम, फिर इनकी नफीस जमात जो कि टारगेट कलर जमात थी, जिनका ब्रीफ केस उठा के इमरान खान लेके जाते थे लंदन के अंदर। आज वो मिल के 6 अजला नहीं संभाल सके। कराची के अंदर ही टारगेट किलिंग, कराची में ही बत्ताखोरी, कराची के अंदर ही जो है वो आपकी अब तो नहीं है, मंशियात, अब तो नजर नहीं आती। के अंदर ट्रांसपोर्ट माफिया, कराची के अंदर स्कूल माफिया, ब्लैंकेट इनके पास है। ये बताए ना तमाम को। तो अब तो नजर नहीं आती ना, अब तो टारगेट किलिंग भत्ताखोरी नजर नहीं आती। लॉ एनफोर्समेंट ने अच्छा काम किया इस पे, तो हम इस पे तो अप्रिशिएट करेंगे। अप्रिशिएट मैं आपको बताऊं, उसके ऊपर भी ये हुआ था कि तो वो तो पीटीआई आने के बाद ही हुआ ना, प्लान हुआ नहीं। पीटीआई कहां से आगे बैठी? कराची, मैं आपको पाकिस्तान को बड़ा अच्छा मिला था। मैं आपको जब आप बात कर रहे थे ना, आप भी जब वफाक में थे, आपको बताऊं हमें जब वफाक में थे ना, कराची में लाइट नहीं होती थी 20 घंटे। कराची के अंदर वो तो अभी गर्मी आने थे, अभी भी नहीं होंगी वो तो। कराची में तशियों को सर उतार के बस से ना उतार के जो है ना जबा कर दिया जाता था। कराची के अंदर जो है वो टारगेट किलिंग होती थी, बम फटते थे, कुछ हमलावर ड्रोन आते थे पाकिस्तान के अंदर। हमें वो पाकिस्तान मिला था। तो हम सैल्यूट करते तो हैं लॉ एनफोर्समेंट को कि उन्होंने इतना अमन कायम किया। अमन कायम किया, उसके अंदर जो है वो अमन लाजमी सी बात है वो किया। उसके अंदर ऐसा नहीं कि अमन कराची को पीने का साफ पानी कहां गया? अकेली काविशें जो है, मैं उसी पे आ रहा हूं इनकी तरफ। पहले उनकी अकेली काविशें नहीं थी, सिंध हुकूमत की भी बात है उसके अंदर जो है ना वो जो है वो लाजमी सी बात है। मिलके यकजहती के साथ हमने उनके फैसला किया और एक बड़ी टारगेट कर जमात को हमने बात की। क्या पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में करा था इन चीजों को लगाम डाली थी? शहर में जितने भी जराइम है, जितने भी क्राइम हो रहे हैं, भत्ताखोर है, टारगेट किलिंग, लोगों को बसों से उतार के मारना, क्या पीपल्स पार्टी ने कंट्रोल किया था इसको? जो देखे गया था ना कराची, और एक जमात को जिस तरीके से वो कहते थे इलेक्शन में वोट पड़ गया, नहीं मान साहब आप आगे चले जाएं, वो कराची के अंदर जो वजीर दाखिला बना के 12 में करा गया था ना, जैसे चैम्बरों को, कोला के चैम्बरों को जलाया था, जैसे बल्दिया टाउन फैक्ट्री को जलाया था, वो इतने पावर थे,
इतने एम्पावर थे। हमने उस वक्त भी बात ये कि उस वक्त भी हमने इनसे कहा कि हम बैठ के बात करते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम आप फिर वहां जाएंगे, और वहां गए जो चाहते थे। तो क्या आपने भी नून लीग को ऐसी हुकूमत दी थी, छोड़ के गए थे ऐसी नून लीग के लिए? देखिए, नून लीग को जब हुकूमत मिली थी तो सबसे पहले मैं एक बात बताऊं, सबसे बड़ा मसला था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब कराची में आया था ना, यहाँ ताजरों के साथ बैठा था, ताजरों ने एक सवाल किया था। सवाल ये कि सिंध हुकूमत अकेली नहीं, आपको भी ऑन करना पड़ेगा, बेहतर है कि एक बड़ा ऑपरेशन कराया जाए। उस पे एपीसी हमने बुलाई थी सिंध हुकूमत ने, और वफाकी हुकूमत से आए हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मिल के, मैंने कहा एपीसी के अंदर मुश्तरका। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है क्या पीपल्स पार्टी में नून लीग को इसी हालत में दिया था कराची जो उनको मिला था? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कराची बड़ा अच्छा दिया था। पर वो तो कहते हैं ऐसा हमें नहीं मिला, हमें तो वो तो कहते हैं हमें नहीं मिला। ड्रोन वाला पाकिस्तान, उन्होंने कहा था मैं तो पेट फाड़ के पैसा निकालूंगा। सर वो तो अब लाजमी सी बात है, हर पार्टी का अपना एक मौक़िफ़ है, अपना एक नुक्ता नजर है, लेकिन वही आज। पर वो नुक्ता नजर कहाँ गया? आज जो पीडीएम की सूरत में बैठे हैं, आज नुक्ता नजर कहाँ गया? वो नुक्ता नजर लाजमी सी बात है, जैसा देश वैसा बेस, और जैसा देश वैसा बेस। आज क्या सूरत हाल है? हमने बैसाख जमहूरियत पे क्यों साइन किए थे? इसलिए साइन किए थे ना। उसकी वजह ये थी कि बात ये है कि मुल्क के अंदर जो मंसूबा साज लोग हैं ना, जो आरडी सिस्टम बंद कराते हैं, जो आरओ के रिजल्ट रोकते हैं, ऐसे लोगों को मुसलत करते हैं मुल्क के ऊपर कि अल्लाह माफ करे। आज जाए, आज बात करें हम लोग जो है वो, अगर पीडीएम की बात करें रोटी की, आज बात करें चीनी की, आज बात करें जो है वो लोगों की, बच्चों की दूध की बात करें, आज बिस्कुटों की बात। इस पे मैं ब्रेक के बाद बात करूंगा। अमरी साहब, क्या आप जिस तरह आपने भी जिक्र छेड़ा था साफ पानी का, सीवरेज का मसला कोई सॉल्व कर रही पीटीआई? इस पे कुछ है नजरसानी? देखिए, साफ पानी अपनी मदद आपके तहत हमारे अपने लोगों ने, जो जैसे ही कह रहे हैं कि मैंडेट क्योंकि हमारे पास है, क्योंकि हमारे एमएनएस ज्यादा है, पूरे वक्त जब कोरोना के अंदर nobody was working, we were on the ground, हम लोगों ने आरओ प्लांट्स लगाए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद, मदारिस और उन गली कूचों में पानी, पीने का साफ पानी पहुंचाया है, जहाँ पे आप इस ग्लास के अंदर अगर पानी देखें। तो सीवरेज का पानी किसने पहुंचाया हुआ? सीवरेज का पानी, सीवरेज का पानी जब नालों के अंदर मट्टी और सीमेंट भर देंगे, कंक्रीट भर देंगे, तो सीवरेज का पानी पीने के पानी है, पीने का पानी वहाँ बच्चे के पेट कौन भर देगा? और ये कौन भर देगा? सवाल तो ये है कि अगर सीवरेज का पानी पहुंचाया तो किसने पहुंचाया? वो मीठा पानी चले पीटीआई ने पहुंचा दिया। बोरियां कौन भरता था? बोरियां कौन भरता था? पत्थर कौन डालता था? कोई था इस पे? यकीनन जो आपके साथ इत्तेहाद में बैठे हैं वो नफीस लोग हैं। यकीनन, मतलब नहीं है जवाब नहीं है इस पे, जवाब ही नहीं है कि अगर कोई पत्थर डालता था, कोई बोरियां डाल के लाइनें बंद करता था, इस पर तो सिंध हुकूमत वाज़ेह कहती थी कि एमक्यूएम है, आज वो एमक्यूएम आपके साथ इत्तेहाद में बैठी है, तो उनसे बात करें कराची के लिए, क्यों नहीं करते फिर? नहीं, तो बात हो भी रही हो तो मे बी इसके ऊपर काम हो भी रहा होगा, ठीक बात है, वो सारी चीजें हैं। अब अली जैदी के जो क्लीन कराची का प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट के अंदर जितनी सफाइयां की गई, हम एक गली को साफ करते थे और फिर उस गली के अंदर दोबारा वो एक गली को साफ करके दूसरी गली में कचरा डलता था, वो भी हमने देखा था, खबरें चली थी, हमारे पास उसकी फुटेजेस मौजूद थी, बाकायदा वो गाड़ियां भी मौजूद थी जो कचरा डाल रही थी। बिल्कुल ठीक बात। अगर आप इस तरीके से कह रहे हैं, मैं आपको वो पॉइंट दिखा रही हूँ कि जहाँ पे आपने अभी नाले को क्लियर किया है, द नेक्स्ट मॉर्निंग आप उसमें से वो सीमेंट की बोरियां निकाल रहे हैं, क्योंकि उसको डेलिबरेट ब्लॉक करा गया, लॉक किया गया। आप गाड़ी कचरे की गाड़ी वेस्टेज उठा के लेके जाते हो, पीछे से एक गाड़ी आती है जो कि कचरा उसी स्पॉट के ऊपर डाल के जाती होती है। फिर इनफ, ये सारी चीजें वो बीइंग अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, हम अगर ये सोचना शुरू कर दें कि लोगों को फैसिलिटेट कैसे करना है, दैट इज वी ऑल बीइंग पॉलिटिशियंस एंड बीइंग रिस्पांसिबल शुड थिंक। तो फिर हम ये समझें कि हुकूमत से क्लीन कराची जो अली जैदी साहब का था, जो मुहिम थी, उसी तरह खान साहब की ग्रीन कराची मुहिम भी बांध पड़ जाएगी? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। किस तरह से उसको मेंटेन करेंगे? देखें, वी मेक श्योर, जिस तरीके से आप अभी भी जाकर देख सकते हैं, दैट इज देयर इज एन आर्टिफिशियल फॉरेस्ट क्रिएटेड किडनी पार्क पे, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे लाखों प्लांट्स लगे हैं, एंड वहाँ पर आप जाके जरा विजिट कीजिए, एरियल भी व्यू लीजिए आप उसका। चलिए हम अम्मा जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, मैं अपने मोजेस भाई से जरूर पूछना चाहूंगी, बिकॉज ये सिंध गवर्नमेंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करें कि हम, इन्होंने अभी एक जिक्र किया कि जी हेल्थ फैसिलिटी के ऊपर डिसिप्लिन के पैसे भी नहीं लेते थे, 750 बिलियन रुपीस की जो है वो खर्चा हुआ है हेल्थ सेक्टर के ऊपर। सो चीफ मिनिस्टर से और आप अपने हेल्थ के मिनिस्टर से जरा रिपोर्ट तो लें कि सिंध के अंदर, कराची के अंदर हेल्थ के ऊपर काम किया गया है। जब एक बच्चे को लड़काना में कुत्ता काटता है तो रेबीज के इंजेक्शन और दवाइयां तो हमारे पास होती नहीं है, राइट? व्हाट इज दैट? आपने अवाम को क्या दिया? आप वोट लेने के लिए और हुकूमत में आने के लिए और पावर के लिए 6 अजला को 7, 7 को 8, 8 को 9, 10, 12, 13 में डिवाइड कर दीजिए, इफ दैट सूट्स यू, फेयर इनफ। बीइंग पीटीआई पीपल, मेरा कंसर्न ये है कि जी अवाम फैसिलिटेट होती है तो जरूर करो। अवाम फैसिलिटेट कैसे होती है? पेट्रोल 110 तक पहुंचा,
वो भी हमने देखा, उससे फैसिलिट हुए हम। डॉलर 160 तक पहुंच गया, उससे फैसिलिटेड हुए हम। चीनी गायब है, आटा गायब है, उससे फैसिलिटेट होंगे हम। खान साहब कहते थे जब किसी मुल्क में अगर महंगाई बढ़े तो वहां का वजीर आजम चोर होता है। आज महंगाई किस लेवल पे है, हम किसको चोर समझे फिर आज? देखिए, इन्फ्लेशन हमेशा उस वक्त होती है जब यकीनन डॉलर का रेट आपकी करेंसी के रेट से वेरी करेगा। जितना ज्यादा दूर होता जाएगा उतनी आपके पास महंगाई होती जाएगी। ये सारी चीजें हमारे कंसिडरेशन में भी है। हम इसके ऊपर बारहा अपनी बोर्ड मीटिंग्स के ऊपर बात भी करते रहते हैं और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के भी डिफरेंट मैकेनिज्म के ऊपर हम चलिए इसी इन्फ्लेशन के ऊपर मैं बात करूंगा। मुझे ब्रेक की तरफ जाने का कहा जा रहा है। इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है, अगर डॉलर बढ़ता है तो वो किस सूरत में बढ़ता है? कर्ज लेने की सूरत में शायद डॉलर बढ़ता है। जब आलमी मार्केट में तेल के प्राइस ऊपर होते हैं तो हमारे यहाँ हाई होते हैं प्राइस, लेकिन जब वो आलमी मार्केट में पैसे नीचे जाते हैं तो ना यहां पर पेट्रोल की कीमत नीचे होती है, ना ही उसकी वजह से जो दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा होता है उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ किया जाता है। इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कराची की सूरत हाल पे और बात होते होते इन्फ्लेशन की तरफ पहुंची है, जहां पर डॉलर रेट की बात हो रही थी। फिर जो प्राइसेस यहां पर बढ़ते हैं, खासतौर पे डॉलर की कीमत बढ़ने के साथ साथ जरूरी अशिया की कीमतों में जो इजाफा होता है, डॉलर अगर नीचे आए तो पेट्रोल नीचे नहीं आता और उसके साथ साथ जरूरी अशिया की कीमतें नीचे नहीं आती। उसके साथ साथ जो भी प्राइस बढ़ते हैं वो नीचे नहीं आते। उसका कंट्रोल करने के लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए? क्या सिंध हुकूमत पे कोई मौकफ रख रही है या विफाक में खान साहब इस पे कोई पॉइंट रखते हैं अपना? इस पे बात करेंगे। नहीं साहब, मैं पहले आपकी तरफ आऊंगा। क्या सिंध हुकूमत इस पे कोई पॉइंट रख रही है अपना कि एक तरफ तो डॉलर के प्राइस तो बढ़े चले बढ़ते हैं, समझ में आता है, पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं, उसके साथ साथ दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा होता है, कैसे कंट्रोल करते हैं? फिर हम थोड़ा सा पहले मैं इनकी बात को कंक्लूड करूंगा। इन्होंने कहा कि यहाँ कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं है सिंध हुकूमत के पास। इनको मैं बताना चाहता हूँ कि वैक्सीन वफाकी हुकूमत देती है तमाम सूबों को। हमने 154 दरखास्तें दी है, हमें वैक्सीन नहीं है और ये दरामद होती है कहाँ से? इंडिया से या चाइना से। हमने ये भी लिखा कि हम खुद मंगा लेंगे अगर आपकी इजाजत हो तो। खैर इजाजत नहीं मिली। और सेकंड बात ये रही कि जब कौमी असम्बली में वजीर आजम हल्फ ले रहा था ना, उस वक्त बिलावल भुट्टो साहब ने नेशनल असम्बली के फ्लोर पे ये बात कही थी कि आप वजीर आजम में हल्फ ले रहे हैं, जो मकसद जिस मकसद के लिए आप आए ना, अगर उस मकसद की पासदारी करेंगे तो हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। उस वक्त अपोजिशन का ये स्टांस था। आप ये अगर मैं आपसे बात करूं कि हमेशा ये आके कंटेनर पे खड़े होकर जो ये दावे करते थे कि 8 रुपए का बिजली का यूनिट था, ये चोरों की हुकूमत है, 2 रुपए यूनिट होना चाहिए, मैं बिल फाड़ दूंगा। आज वो यूनिट जो है वो फरिश्तों की हुकूमत है, 22 रुपए का मार्केट बिल भरे आप। सर आपको बताऊं 65 रुपए का डॉलर इनको दिया था उस वक्त, जो है वो चोरों की हुकूमत थी। अभी फरिश्ते आए 160 पे डॉलर लेके गए। पेट्रोल जो उनको दिया था 75 पे पेट्रोल दिया था, 116 पे पेट्रोल ये लेके गए क्योंकि फरिश्ते आ गए। चीनी 47 रुपए की दी थी, चीनी 47 47 दी थी, अरब पे भी तो पहुंच गया फिर। चीनी 47 रुपए दी थी और माशाल्लाह से उस वक्त जो है बकौल इनके की चोरों की हुकूमत थी। अभी चीनी अभी 110 रुपए की मार्केट में नहीं मिलती है। इसी तरीके से मैं आटा बात करूं 42 का दिया था, 75 रुपए में आटा मार्केट में दस्तयाब नहीं होता है। फिर इनका बेसिकली जो पार्टी का मंशूर था कि हम जो है वो करप्शन खत्म करेंगे, करप्शन खत्म नहीं की, करप्शन बढ़ गई 4%। इन्होंने कहा नौकरियां देंगे। आज बेरोजगारी के 1 करोड़ 19 लाख लोग, मैंने के रासद उम्र के ये रिमार्क्स हैं कि बेरोजगार आ गए। इन्होंने कहा था कि मुल्क के अंदर जो है वो हम कर्जा उतारेंगे, कर्जा उतारा नहीं, कर्जा चढ़ा दिया इस मुल्क के ऊपर, मजीद कर्जा चढ़ा दिया है। फिर कंटेनर पे खड़े होकर इन्होंने 100 दिन का कौम को जो है एक कहा था ना कि हम 100 दिन में आएंगे तो तमाम गवर्नर हाउस गिराएंगे। जवाब देंगे कहाँ गवर्नर हाउस गिरे? ये उनको लाइब्रेरी बनाएंगे, पीएम हाउस को गिराएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे। 100 दिन में फिर बात ये कि 100 दिन में आफिया सदीके को लाएंगे, चेंज करने की बात हो रही थी। अब 100 दिन में आईएमएफ के पास ही जाएंगे, खुदकुशी करेंगे। फिर 100 दिन के अंदर ये तो वो जो उनकी प्लानिंग 100 दिन में कंटेनर पे खड़े होकर सारी बात करने के लिए, ये 100 दिन की वो प्लानिंग जो इन्होंने कौम को जो है वो बेवकूफ बनाया। 100 दिन के अंदर हम तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटियां कॉलेजेस बंद हो जाएंगे, तादाद जो है वो बढ़ जाएगी। 100 दिन के अंदर जो है वो हम जो है वो आफिया सदीकों को लेकर आ जाएंगे। 100 दिन में जो है वो हॉलैंड का वजीर आजम साइकिल पे जाया करता था। ये तो खड़े होकर दावे करते थे वहां, हम तो देख रहे थे वजीर आजम साइकिल पे जाएगा, वजीर आजम तो नहीं गया, पूरी कौम साइकिल पे लाने के चक्कर के अंदर जू की तू है जो हमने पीपल्स पार्टी के दौर में देखी और नून लीग के दौर में देखी और आज सेम सूरत हाल हम अभी भी देख रहे हैं। और हो सकता है शायद हमारे नसीब में यही है, आगे तक हम यही देखते नजर आए, कुछ चेंज नहीं हो सके। पीपल्स पार्टी अपने प्लेटफॉर्म से क्या कर रही है, एज पीडीएम के प्लेटफॉर्म से क्या कर रही है पीपल्स पार्टी? क्योंकि हुकूमत में तो रहे कि ज्यादा अच्छा कुछ नजर नहीं आ रहा इस वक्त।
देखिए हमने जब इनको ये कहा था ना कि हम साथ चलने के लिए तैयार हैं, अगर आप मुल्क की अगर पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करेंगे, रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे, आइन की बात करेंगे, हम साथ चलने के लिए तैयार हैं। ये पहले दिन से ना कंट्रोल पे खड़े, तो वजीर आज़म सुबह उठता है, मैं कहता है एनआरओ नहीं दूंगा। चीनी कंट्रोल करने का उसके पास इख्तियारात नहीं है, क्वाटा कंट्रोल करने के इख्तियारात नहीं, लेकिन एनआरओ नहीं दूंगा। लोगों को जो इस तरीके से लाल बत्ती के पीछे अवाम को लगाया हुआ है, एनआरओ हमें चाहिए भी नहीं। सिंध में कितनी गंदम चूहे खा गए, सिंध हुकूमत ने क्या किया इस पे? सर गंदम अगर चूहे यहाँ सिंध के अंदर खा गए तो मेरा ख्याल है रेट वहाँ जो है ना वो ज्यादा चल रहे थे केपीके के। तो इस पे तहकीकात हुई, वो चूहे कहाँ गए, किसने खाए थे, कौन चुरा के ले गया? तहकीकात लाजमी सी बात है होगी, और तहकीकात उसके ऊपर जो है वो कमेटी हमने नहीं, वफाकी हुकूमत ने कमेटी बनाई हुई। अब ये बताएंगे ना, बात ये कि गंदम किसने यहाँ से एक्सपोर्ट की, कहाँ की, अफगानिस्तान की। ये बताएंगे कि जब आटे का बुरान हुआ तो आटे का बुरान के ऊपर कमेटी बनाई थी, कमीशन बनाया था। चीनी जब मार्केट के अंदर बढ़ गई तो कमेटी बनाई थी, उसके ऊपर कमीशन बनाया था। कौन था उसके अंदर? एक आटा चोर, एक राइट एंड पे चीनी चोर कौन था? आजकल फिर वो आया हुआ है, अब सेनेट के इलेक्शन है, खरीदो फरोख्त का जो है वो बाजार उसने दोबारा गर्म कर दिया है। हम कह रहे हैं पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करो, रूल की बात करो, और मुल्क की बेहतरी के लिए हम काम करते हैं। एनआरओ नहीं दूंगा भाई, एनआरओ पहले समझे, एनआरओ किसको नहीं दूंगा? तो खान साहब, जिसको बेहतरी के लिए रखूं उसको एनआरओ दिया, उसको वजारत दी रेलवे की। मुल्क की बेहतरी के लिए खान साहब ओपन बैलेट से कर रहे हैं। अगर इलेक्शन मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, सबकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं, तो आप तो नहीं मान रहे उस चीज को? अगर आपने कहा हम उनके साथ चलेंगे बेहतरी के लिए, बिसाके जमहूरियत पे हमने ये तय किया था कि ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, एक तरीके का। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोनों पार्टियां मिसाके जमहूरियत से मुकर रही हैं। हर चीज का वक्त होता है ना, टाइम होता है किसी चीज का। अब मुकरने का भी टाइम था। जिस तरीके से नाकाम हो रहे हैं जमीन इलेक्शन के अंदर, जो इस तरीके से एमपीए 60% जो है वो, अगर मैं बात करूं जिस तरीके से हार रहे हैं, इनको पता है कि इनके एमपी इनको वोट नहीं देंगे। अब इनको डर खौफ पैदा हो गया, ये कहते हैं ओपन बैलेटिंग हो और वो जब वोट कास्ट नहीं, तो ये डर पीपल्स पार्टी में नहीं है कि उनके लोग मुकर जाएंगे, उनके लोग चले जाएंगे वहां जाके अपना टिकट दे देंगे। सर हमने तो ये देखा कि मादी के अंदर 20 एमपी इनके बिके थे केपीके के अंदर से, खरीदार भी यही, और एक वीडियो वायरल हमने नहीं की थी इनकी हुकूमत। तो गुजरा हुआ जमाना हो गया था, मौजूदा सूरत की बात में तो फिर सवाल उठेगा, तो बहुत आगे तक जाएगा। ला का मिनिस्टर 2.5 साल तक क्या करता रहा, जिसकी वीडियो वायरल हुई? ला की बड़ी मिनिस्ट्री होती है सर, 2.5 साल इस मुल्क के अंदर क्या किया होगा केपीके के अंदर? केपीके के अंदर हमारा तो सवाल है ना 2.5 साल के अंदर। फिर बात ये है कि ये मानते हैं कि सिर्फ ये 2018 की सूरत हाल है, इससे पहले कभी कुछ नहीं हुआ होगा? बहुत कुछ हुआ इससे पहले भी, जो कुछ हुआ तो मतलब वो भी तो बैठे होंगे ना पूरे 5-5 साल तक, 2 साल तक बैठे। खरीदार भी यही है, और बात ये है कि खरीदार भी यही है, और सीटें भी बेचते खुद ही है। आज से कुछ अर्सा पहले आपने देखा कि पंजाब का किसी मिनिस्टर से बात हो रही है इन लोगों की? इनके तो मेरा ख्याल है तकरीबन इनका आया हुआ है ना इस वक्त, वो क्या नाम है इनका, वो चीनी चोर जो था आया हुआ है, दोबारा खरीदो फरोख्त का जो है बाजार गर्म किया हुआ है। आज से कुछ दिन पहले आपने देखा पंजाब के वजीर आला ने 5 लोटे इकट्ठे करके, जिन्होंने कहा कि जो है वो इकट्ठे किए, उनको वो उन्होंने शाबाश दी कि वाह भाई तुमने बड़ा कारनामा कर दिया है। ये लोटे इकट्ठे कर करके, और इनकी जमात में 80% तो यही लोटे ही सारे दूसरी जमातों से आए हुए, यही जमातें दूसरे जमातों में थे, कर्जे चढ़ाते रहे। अब इनकी जमात में क्या कर्जे? आपकी तरफ आऊंगा, जो दीगर जमातों में थे वो आपके पास अब मौजूद हैं और सूरत हाल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कहा जाता था कि खान साहब तो अच्छे हैं, चले खान साहब के साथ बैठे हुए जो लोग हैं वो अच्छे नहीं है, वो कुछ ना कुछ घपला कर रहे होते हैं। वाकई है सर? आई विल नॉट बाय दिस। खान साहब तो अच्छे हैं, और खान साहब देखें, खान साहब अच्छे हैं, वही अकाउंटेबल ठहराते भी हैं लोगों को। अपने जो उनके MNAs MPAs रिस्पॉन्सिबल है, उनसे उनकी अकाउंटेबिलिटी वही आस्क करते हैं। इस वक्त जो हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कराची के मसाइल, उस पे अलॉट हुए हुए बजट्स, उन बजट्स की यूटिलाइजेशन की रिपोर्ट, क्या सिंध हुकूमत सब कुछ कर रही थी, सिंध हुकूमत, और सब कुछ अच्छा था, तो अपनी रिपोर्ट पब्लिश कराने में कैसी शर्म है? अवाम को बता दें तुमने टैक्स दिया था इतना, हमने लगा दिया इतना, इतना बच गया, या कि तुमने दिया था इतना, ये कम पड़ा था इसलिए ये काम नहीं हुआ। वो जब इस डिलीवरी के ऊपर बात करते हैं तो वो इल्जाम तराशी के ऊपर आ जाते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन के ऊपर आ जाते हैं। 2 wrongs कैन नॉट मेक 1 right। अगर आपने अवाम को सर्विसेज हेल्थ नहीं दी है तो नहीं दिए, बोले कि नहीं दिए, आगे सही करने का मौका दें, हमारे साथ काम करें। सिर्फ हेल्थ पे बात नहीं, मैं इसके अलावा एजुकेशन की बात करूंगा। देखें बेसिक, आपने मुल्क को सिंध पीछे क्यों है? खान साहब का एक जुमला था कि इस मौजूदा सूरत हाल में इतना कर्जा होने के बावजूद भी हमारे मुआशी अशरिये बहुत अच्छे हैं, ये कोई मुआवजा है हमारे साथ। क्या हुकूमत मौजूदों पे चल रही है या अपनी पॉलिसीज पे चल रही है? देखें, ये ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोविड, व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम इकोनॉमी, ग्लोबल कोविड नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने कर्जों के हवाले से बात करी। कर्जे इतने होने के बावजूद हमारे मुआशी अशर अच्छे हैं। देखिए कर्जे होने के बावजूद हुकूमत मौजूदों पे चल रही है, पॉलिसी पे चल रही है? नहीं, हमने 20 अरब तो रिटर्न किया भी है ना। दूसरा देखें, मुल्क की मईशत आपकी एक्सपोर्ट्स के ऊपर 20 अरब को रिटर्न करने के लिए लिया कितना कर्जा, ये भी तो डिटेल है ना चीज, उसकी भी तो हो। वो भी मुल्क में 22,000 अरब था, अभी 34,000 अरब कर्जा मुल्क में इस वक्त मौजूद है। 2.5 सालों में
नून लीग ने अपने आपने 5 कितना साल नून के लीग दौर को के छोड़ा अंदर, था जो नून लीग ने 30,000 अरब पे छोड़ा कर्जा? मैं आपको बताता हूँ, हमारे एतवार के अंदर जो हमने कर्जे लिए थे वो 8,000 अरब लिया था। मैं आपको क्लियर कर दूं, पाकिस्तान अपना मुस्लिम लीग नून ने 9,500 अरब कर्जा लिया था, इन्होंने 12,000 अरब इन 2.5 सालों के अंदर लिया है। पूछ लेता हूं, इन्होंने लिया है 12,000 अरब कर्जा, उसमें से 20,000 अरब आपने चले वापस करा, उसको 20,000 को वापस करने के लिए लिया कितना कर्जा? हम तो यही सुनते आते हैं, तमाम उज़रा ये कहते हैं कि कर्ज वापस करने के लिए हमने कर्ज लिया है। अब वापस करने के लिए दोबारा कर्ज लेना, ये तो समझ से बाहर है बात। नहीं देखें, अगर मेरा अपना एक बिजनेस है, क्या हम रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे? रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपकी हेल्पिंग सपोर्टिंग बॉडीज भी तो होनी चाहिए। जब आपके पास एक खाली मशीन, पुरानी बूढ़ी मशीन मिली हुई है, उसकी मेंटेनेंस तो कराओगे, फ्यूलिंग तो उमर अयूब कराओगे। साहब क्या कर रहे हैं फिर? वजीर तवानाई साहब, वजीर तवानाई का जो स्पीच कर रहे हैं कौमी असेंबली में। मैं तो यही देख रहा हूँ फिर। कौमी असेंबली में बता रहे थे कि पिछली हुकूमत ने जो है ना बिजली का जो है बुरान पैदा किया, और कौन थे पिछली हुकूमत? वजीर भी वही थे। मैं वही कह रहा हूँ, हम तो 2.5 साल से सिर्फ ये सुन रहे हैं कि पिछली हुकूमत ने क्या किया। हम अपना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे कि जितना कर्जा हम ले रहे हैं उस कर्जे को उतारने के लिए मजीद कर्जा ले रहे हैं, तो हम अपना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे कि हम बगैर कर्जा लिए उसको उतार नहीं, हम रेवेन्यू जनरेट बिल्कुल कर पा रहे हैं और कर रहे हैं, इसीलिए तो हम सस्टेन भी कर रहे हैं, वरना हम कोलैप्स कर जाने वाले थे। तो वो रेवेन्यू कहाँ जा रहा है फिर हमारा? लोगों को ये देखना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंडली, आपकी जो एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगी, जो कि हो भी रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो यकीनन जब बाहर से आपके कंट्री के अंदर इन्फ्लक्स होगा पैसे का, रेमिटेंसेस का, तो आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। और फिर एक वक्त ये भी यकीनन आएगा कि जब आपको हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे, चाहे वो अपने घर को हाउस एंड ऑर्डर करने के लिए ही जरूरत पड़े। तो फिर शेल्टर हाउस और लंगर खाने क्यों खोल दिए गए जब किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े? तो देखिए, शेल्टर हाउस और लंगर खाने और जो भी है, दुनिया में पहला वजीर आजम देखा है मैं तो ये जो देख रहा हूं 12 का लंगर खाने का इफ्तिताह कर रहा है, और एक करीब आदमी बैठा हुआ था, उसने वजीर आजम साहब को कहा, वजीर आजम साहब मैं खुद कमाता था, खुद कफील था, आज मैं लंगर खाने पे आ गया हूँ, खुदा के लिए हम पे रेल करो। लंगर खाने पे आ गया, अच्छी बात है। अगर ये लंगर खाना भी नहीं होता तो भूखा मर रहा होता या वो चोरी और चकारी कर रहा होता कहीं पे जाकर। चंदों में चलेगा, लंगर खाने तो फिर खान साहब को ये क्लियर करना चाहिए था ना, मैं नौकरियों और घर की जगह शेल्टर हाउस और लंगर खाने दूंगा। देखें, आइडियल कंडीशन के अंदर अगर हम बात करें तो वीकेंड कोविड क्या हमारी फिजिबिलिटी के अंदर था? क्या आपने जब वोट दिया था तो क्या आपको पता था कि जी 2020 पूरा फ्लैट हो जाएगा बिकॉज कोविड होगा और ना कोई तालीम होगी, ना कोई और सरमायाकारी? कोविड को 1 साल हुआ है, हुकूमत को 2.5 साल हो गए। तो आप कोविड को 1 साल हुआ है, हुकूमत को 2.5 साल हो गए, तो 2.5 साल में से 1 साल निकालते 1.5 साल बचता है आपके ऊपर, ठीक हो गई? तो उसके ऊपर आपकी जितना अभी जो काम है, आप फॉर श्योर आप अपनी प्रीवियस गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स के ऊपर आप अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, वी विल गिव यू द अकाउंटेबिलिटी। मैं आपसे बोल रही हूँ, मैं मांग नहीं रहा हूँ, मैं लमसम चीज को मैं पूछ रहा हूँ सर। अवाम का पूरा राइट है अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए, राइट कि कहाँ गया, कितना खर्च किया। मैं आज एक शहरी होके मैं इनसे यही पूछ रही हूँ कि आप भी अकाउंटेबल है ना? पिछले 12 साल से तो हुकूमत कर रहे हैं और क्या लेंगे इनसे? आपको मैं अभी यही डिस्कस लेके अलीमा खान निकल गई। देखें, जब सैलाब आया था, हमसे मांग रही है, नहीं सैलाब बनी गाला की जमीन जो कि 1 कनाल 1 करोड़ पे की है, फिर बात ये कि इन्होंने इंसाफ कमीशन बनाया था। सर मैं वाइंड की तरफ जा रहा हूं, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा आखिर में, फिर उसके बाद फिर वाइंड की तरफ जाऊंगा। मैं कराची के मेन क्लिफ्टन के ऊपर मौजूद है, जब कंक्रीट खड़े करके आपने उसको नो गो एरिया बना दिया था, अब वो जाके क्लियर हुआ है कि आम गाड़ी वहां से गुजर सकती है मुझ जैसे गरीब इंसान की। चलिए, सेनेट के इलेक्शन बहुत करीब है, जिसके बाद हम देख सकते हैं कराची के लिए कुछ बेहतर हो इंशाल्लाह ताला। सिंध हुकूमत क्या अपना स्टैंड रखती है सेनेट इलेक्शन के बाद? स्टैंड हमारा जो यही है, खुदा के लिए जो हमारा इनके साथ मायदा है, जो सूबा गैस प्रोड्यूस करता है ना, निकालता है, उसका सबसे पहले हक होता है। हमें गैस नहीं देते, जो पानी हमारा इनके साथ मायदा पानी नहीं देते, जो मायदा हमारा बिजली का, हमें बिजली नहीं देते। और इनसे बात करा लो, डिबेट करा लो इनके साथ। बहुत सारे तर्जुमान में देखता हूँ सुबह से लेकर रात तक बैठते हैं, पता नहीं उनको क्या मंतब दी है। यही बात बताने के लिए, यही बात बताने साहब कुमते चोर सेनेट इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी कराची के लिए क्या रखती है, क्या स्टैंड रखती है? सेनेट के इलेक्शन के अंदर बेहतरी होगी, हम उम्मीद रखें मिलेगी तो इंशाल्लाह जरूर काम होगा। लेकिन बात यह कि इन्होंने कौमी असेंबली में होने के बावजूद, 2 सूबों में अक्सरियत होने के बावजूद क्या डिलीवर कर दिया। अभी सेनेट में आएंगे तो पता नहीं इस मुल्क के अंदर। चलिए हम इसी चीज का इंतजार करेंगे, अगर सेनेट में भी आ जाए तो अच्छा है। चीज को अच्छी तरीके से डिलीवर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि ऐलानात तक। जिस तरह से खान साहब ने ऐलान किए पैसे देने के, फंड्स देने के, मगर क्या वो फंड्स पूरी तरह से आए, ये भी अब शायद तकरीबन कराची का और तकरीबन पूरे सिंध का हर एक बंदा इस चीज को जान चुका है कि शायद वो नहीं पहुंच सके फंड, और यूटिलाइज होने तो बहुत दूर की बात है। और जिस तरह से खान साहब ने कहा कि हर एमएनए को 15-15 करोड़ रुपए कराची में दिए, क्या वो वाकई डिलीवर हो पाए, ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मुझे और मेरी रिपोर्टिंग को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।